है, इस पर कोई जादू हो गया है, ठीक है, वो इन चीजों की तरफ ज्यादा चले जाते थे, दम करवा रहे हैं या इस तरह की चीजें करवा रहे हैं, ठीक है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, इसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो रेफर करें, तो ऐसा नहीं सोचा जाता था क्योंकि उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी किसी के पास। लेकिन अब इस बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें उससे फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, हमें अपने गिर्द के लोगों को उससे अवेयरनेस करवानी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं जिनको मतलब बहुत सारे सालों ने अपनी जिंदगी गुजार ली है, वो इस बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे छोटा भी होता है, उससे बड़ा भी होता है, ठीक है। कुछ माइल्ड लेवल के होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा स्वेयर लेवल के होते हैं, ठीक है। इस वक्त हम जिस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं उसका नाम है शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। इसको अगर कैटेगराइज किया जाए डिसऑर्डर्स में, तो ये सबसे स्वेयर डिसऑर्डर्स में आता है, ठीक है। तो जिस तरह से एक फिजिकल बीमारी है कैंसर, जिसका नाम सुनकर ही हमारे एकदम उम्र का नाम सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि किसी को हो जाए कि अच्छा इसको कैंसर है, बहुत ज्यादा परेशानी टेंशन हो जाती है कि इसका इलाज कैसे होगा, ये तो लाइलाज है, मतलब जहन में बहुत सारे गुमान आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसी तरह से शिज़ोफ्रेनिया भी जो साइकोलॉजी में मानी जाती है, वो बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म का डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है, जिसका इलाज तो पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए ये बीमारी, या ये बिल्कुल प्रॉपर जो है वो पुरानी जैसी लाइफ उसकी आ जाए उस पर्सन की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसकी लाइफ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक हो नहीं सकता है, हो सकता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स इसकी बाकी रह जाती हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को। अच्छा, अजान हो रही है तो मैं कुछ देर के लिए खामोश हो रही हूँ, उसके बाद दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी, इसकी अटेंडेंस भी होगी कोई? यस मैम, वो हम ना ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो स्टूडेंट्स वेबिनार अटेंड करेंगे उनको। ओके, यहाँ मैसेज आया ना इसलिए मैंने पूछ लिया, चलें ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे शिज़ोफ्रेनिया की। तो शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो पर्सनैलिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि शायद ये कोई मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पर्सनैलिटी को पीसेस में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है, इसमें लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन में तो ये ना कि वो एक ही कंडीशन में बैठ गए हैं या उनको बहुत ज्यादा सदमा लग गया है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं, एक ही टाइम में वो बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, थॉट्स, आपने देखा होगा अक्सर लोग
अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका कि जहाँ पर खुशी का मौका है, वो लोग वहां पर रो रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई सैडनेस है घर में, या कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बुरा हादसा हो गया है, तो उस मौके पर वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, हंस रहा होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि वो उस वक्त जो सामने लोगों के कर रहा है, क्या वो सबको नजर आ रहा है, या सिर्फ वो अपने अंदर अपने दिमाग में सिर्फ इसको इमेजिन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी इमेजिनरी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वसी हो चुकी होती है, उसको नहीं समझ आ रही होती है कि मेरी इमेजिन चीजें हैं या ये वाकई में कोई रियलिटी है, क्योंकि वो अपनी इमेजिनरी लाइफ को रियल समझ चुका होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो ड्रामा भी बन रहा है, फिल्म भी बन रही है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कुछ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है वो रियलिटी से खत्म हो चुका होता है। तो वो अपनी इमेजिन बना के बैठे होते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो मुझसे बातें कर रहा है, या फिर उन्हें कोई आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह की चीजें जो होती हैं, वो सारी सिम्टम्स जो है वो शिज़ोफ्रेनिया की होती हैं, ठीक है। क्योंकि इस डिसऑर्डर में पर्सन सिर्फ इसको हेलुसिनेशंस कहते हैं, जिसको मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, कि उन्हें कुछ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। जब ये वाली सिम्टम और उसके साथ जो है वो दूसरे किसी ऑर्डर डिसऑर्डर की सिम्टम मिक्स होना शुरू हो जाए, तो वो और भी ज्यादा स्वेयर किस्म का ये शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सिंपल जो सिम्टम्स है उस पर बात कर लेते हैं। इसमें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं और कॉग्निटिव होती हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम होती है उसमें सबसे पहले आ जाती हैं हेलुसिनेशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिल्यूजन्स। पहले हेलुसिनेशंस पे बात कर लेते हैं। हेलुसिनेशंस वो होती हैं जो उसकी फॉल्स परसेप्शंस होती हैं, ठीक है, यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है या मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो कुछ चीजें उसको नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि इस पर साया हो गया, इस पर जादू हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, उसको हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। उसको आवाज कुछ ऐसी आना शुरू हो जाती है जो आम पर्सन को नहीं आती है, ठीक है। जैसे मैं बैठी हूँ, एक पेशेंट बैठा है, तो उसको वो आवाज सुनाई दे रही है लेकिन मुझे नहीं आ रही है, तो मैं उसे कहूंगी ना कि नहीं ऐसी कोई आवाज नहीं, तो मेरे साथ आर्ग्यू करेगा कि नहीं ऐसा है, मुझे आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक तब बनती है जब वो आवाजें उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि जैसे जैसे वो आवाजें बोलती हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, वो वैसा वैसा करना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा क्राइम्स जो हैं वो इसी वजह से भी होते हैं, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा न्यूज में कि एक पर्सन ने अपने घर वालों को कत्ल कर दिया, माँ बाप को कर दिया, बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। इस तरह के जो केसेस हैं उनमें जब बाद में पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं कि पता नहीं, हम मुझे एक आवाज आ रही थी जो मुझे मतलब कह रही थी, ट्रिगर कर रही थी कि ऐसा करो, तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नजर आते हैं। तो उसके अलावा उसको ऑल्फैक्टरी, उसको स्मेल आना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, या किसी ऐसी चीज की मतलब स्मेल आती है जो रियलिटी में नहीं होती है, या टेस्ट ऐसा आना शुरू हो जाता है उसके मुंह में जो उसने कुछ खाया भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो ये सारी उसकी इमेजिनरी होती हैं। उसके अलावा जो डिल्यूजन्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि डिल्यूजन्स होती हैं ऐसे फॉल्स बिलीव्स, वो अकीदे अपने ईमान ऐसे बना लेता है कि जो चीज वो मान रहा है कि उस पर यकीन रखता है कि हाँ ऐसा ही है, ठीक है। अब डिल्यूजन में टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक अब ग्रैंडियोस्टिक डिल्यूजन होता है जिसमें वो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देता है कि खुदा ना खास्ता वो अपने आप को कहता है कि मैं तो खुदा हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कोई बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम उसे हंसी मजाक में ले लें, वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। अगर इसको चीज को ना माना जाए तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी उसमें होते हैं जो पैरानॉइड होते हैं, उनमें शक्की एक मिजाज आ जाता है, ठीक है। डाउट करना शुरू करते हैं, अगर वो मैरिड हैं अपने स्पाउस पर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। या उसे डिलीजन्स की एक टाइप है, उसमें उससे लगता है कि सब लोग जो मिलकर है ना वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, ठीक है। वो हर वक्त अपने दिमाग में यही चीजें सोचता है। चार बंदे दूर खड़े कोई हंस रहे हैं तो उसे लगता है ये मुझ पर हंस रहे हैं, ये मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं। या फिर एक डिलीजन इस तरह का होता है कि उसको लगता है कि मेरी जितनी भी थॉट्स जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ, मैंने बोला भी नहीं है, ठीक है, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। और वो लोगों को मतलब पता चल रही है, जो भी मैं अपनी दिमाग में सोच रहा हूँ वो लोगों को साफ पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आ जाते हैं उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज में ये होता है कि वो जो भी बोल रहा है, ठीक है, जो भी बात कर रहा है,
उसकी कोई सेंस नहीं होती है, ठीक है, वो मीनिंगलेस होता है। वो अपने वर्ड्स को एक पॉइंट पे शुरू करता है, तो वो बात करते करते उसी टाइम किसी और बात पर शुरू हो जाएगा, कोई और जुमला उसमें इंक्लूड कर देगा, जितनी भी थॉट्स उसके माइंड में चल रही होती है ना मिक्सअप, तो वो इसी तरह बोलता चला जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ठीक है। वो फ्लाइट करता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे आइडिया पर, ठीक है, और उसी तरह वो बोलता चला जाता है, ठीक है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है। एक आम पर्सन उसके पास बैठे अगर कोई बात कर रहा होगा तो वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है, वो सच में उसे पागल कहकर तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। उसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर के बिहेवियर यही हो गया कि वो अगर आपके पास बैठा है तो उसको नहीं पता कि मुझे किस तरह से बैठना है, किस तरह से बात करनी है, किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने क्या बिहेव करना है, ऐसा उसे कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। ये सब पॉजिटिव जो उसकी सिम्टम्स होती हैं। उसके अलावा आ जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स पर। नेगेटिव सिम्टम्स एक्चुअली वो सिम्टम्स, इसको नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीजें पर्सन में पहले मौजूद होती हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे कि लेक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। पहले वो बहुत अच्छा था खेल कूद में, ठीक है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था पर्सन, या किसी और गेम में बहुत अच्छा था, लेकिन इस डिसऑर्डर के बाद वो चीज उसमें खत्म हो गई है, वो बिल्कुल भी खेलना मतलब छोड़ चुका है, ठीक है, वो नहीं खेलता है कोई भी गेम। उसके अलावा कोई काम बहुत अच्छा करता था, आर्ट बहुत अच्छा करता था, लेकिन बाद में वो खत्म कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें इसकी नेगेटिव सिम्टम्स में आएंगी। हमें अक्सर पता नहीं चलता है कि कौन सा पर्सन जो है वो शिजोफ्रेनिया का जो है वो शिकार हो रहा है, तो वो यही कुछ सिम्टम्स होती हैं जो आप नोट कर सकते हो कि इसमें ये चीज पहले थी, अब इसने क्यों छोड़ दी है, ठीक है। अगर वो लगातार इसी कंडीशन में है, यानी कि 1 महीने के अंदर उसमें आप देख रहे हो कि ये चेंजिंग आई है, तो आपको मतलब लाजमी उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो लेकर जाना चाहिए, ताकि आप उसको जल्दी से रिकवर कर सकें, ठीक है, उसको ठीक कर सके जल्दी से। तो ये सिम्टम्स होती हैं। उसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स आ जाती हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स में ये होता है कि उसकी जितनी भी कॉग्निशंस होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। कॉग्निशंस में आ जाती है उसकी थिंकिंग आ जाती है, ठीक है, उसकी अटेंशन आ जाती है। वो एक पॉइंट पर जो है वो अटेंशन नहीं रख सकता है, उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती रहती है, ठीक है। उसके अलावा उसकी परसेप्शन खराब हो जाती है। एक पेशेंट की बात बताती हूँ कि उससे पूछा गया कि मैं मतलब क्या फील होता है ना इसमें, तो उसने कहा कि मुझे जब मैं अपने कोवर्कर्स को देखती हूँ या किसी भी फैमिली मेंबर्स को देखती हूँ, तो उनके चेहरे जो होते हैं वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐसा उसको फील होता है। तो कहती कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है उस वक्त, उनको देखा नहीं जाता है मुझसे। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो परसेप्शन की पावर थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, ठीक है। ये सारी सिम्टम्स जब आपको नजर आना शुरू हो जाए, और एक और चीज फ्लैट इफेक्ट, ठीक है, यानी कि उसके एक्सप्रेशंस जो होंगे वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अक्सर कि ये तो बंदा बड़ा बेहिस है, ठीक है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, खुशी हो गमी हो, तो वो फ्लैट इफेक्ट हो जाते हैं। उसको बहुत ज्यादा खुशी की कोई बात बताई जाए तब भी वो बिल्कुल फ्लैट के, पता ही नहीं चलता ये बंदा खुश है या ना खुश है या जो भी है, ठीक है। तो इस तरह के इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं उसके। आपको जब 1 मंथ में इस सारी सिम्टम्स में से कोई दो भी आपको लगता है कि ये बार बार हो रही हैं या एक दफा भी हो चुकी हैं, तो उसके बाद लाजमी, अगर आपके अंदर है खुदा ना खास्ता, या किसी और पर्सन में आपको लग रहा है कि इसमें मुझे ये फील हो रहा है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं उनमें अगर फील होता है, तो फौरन से उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो लेकर जाएं, ताकि उसको फर्स्ट स्टेज पर ही रिकवर किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो इस चीज पे बात ही नहीं करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होना तो वो छुपा जाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को तो लोग पागल कहेंगे अगर ऐसा किसी के सामने आ गया, अगर इसमें कोई ऐसी बीमारी आ गई, तो वो छुपाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और उस टाइम में उसकी बीमारी जो है वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज तक जा चुकी होती है, ठीक है। तो इस चीज में लापरवाही ना की जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसकी कि ये होता क्यों है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है, कॉजेज हैं, जिसको कोई मेन कॉज नहीं बताई जाती कि जी ये खास वजह है, इसकी वजह से शिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। इसमें मिक्सचर हो जाता है 2-3 चीजों का, ठीक है, जिसमें ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो जेनेटिक होती हैं, ठीक है। ये बीमारी ऐसी है जो कन्वर्ट होती है, आगे से आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। आपके अगर किसी पेरेंट्स में है ये, ठीक है, किसी भी फादर में या मदर में है, या उनके
पेरेंट्स में थी तो वहां से जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी उनके बच्चों में या उनके आगे बच्चों में, किसी एक में, सबकी बात नहीं कर रही, किसी एक में हो सकती है, ठीक है, चांसेस होते हैं। खास तौर पे जो ट्विंस होते हैं, अगर उनमें से किसी एक में ये बीमारी है तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बच्चों में भी आगे हो। तो एक तो ये जेनेटिक हो गई है, दूसरी आ जाती है बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जो उसको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। खास तौर पर ये बच्चों में बहुत ज्यादा जो आजकल देखा जाता है, ठीक है, वो ये है कि पेरेंट्स उनकी बहुत ज्यादा टेक केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों में ये बीमारी ज्यादा जो है वो जल्दी डेवलप होती है, क्योंकि ये 15 to 25 ईयर के अंदर जो है वो डेवलप होती है ये बीमारी। लेकिन इसकी अगर बात की जाए कि स्टार्टिंग तो हो जाती है, लेकिन उस मतलब आपकी अर्ली एज में ही, यानी कि अगर बच्चा 7-8 साल का है तो उसमें ये सिम्टम्स आपको नजर आना शुरू हो गए, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है शायद बच्चा है, बड़ा होकर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा या कुछ चेंजिंग आ जाएगी इसके अंदर, तो इस वजह से उसे इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी अडल्ट एज की तरफ आना शुरू होता है तो उस टाइम पे उसे अगर कोई भी ट्रिगर लगता है या कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाता है जो उसकी फेलियर की तरफ हो या कोई बहुत बड़ा सदमा उसको लगता है, तब ये बीमारी जो है उसकी बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है, ठीक है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स उसके नजर आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज आ जाती है इन्वायरमेंट। मुझे अभी मैंने बात की है कि घरों का जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है बच्चों को, तो उसमें ये शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है इसको इन्वायरमेंट बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर उसमें ये स्टार्टिंग सिम्टम्स नजर आ रही हैं, बेसिक थोड़ी सी एक दो, तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो अपना इन्वायरमेंट से पहले ठीक करें, ठीक है। आप देखें कि उसको कौन सी चीज है जो इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, उस चीज को या तो खत्म करें या उसको पर्सन को उस चीज से दूर रखें, ठीक है, अगर आप बचाना चाहते हैं उसे तो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है इन चीजों के बारे में। तो इन्वायरमेंट उन पर इफेक्ट कर रहा होता है, उनकी जीन्स इन पर इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल इश्यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल बात करें कि ये क्यों होता है और किस तरह से होता है, तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये डोपामाइन, ठीक है। डोपामाइन बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है शिज़ोफ्रेनिया में, क्योंकि इनके जो पेशेंट होते हैं शिज़ोफ्रेनिक, इनका डोपामाइन लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, ठीक है। बैलेंस लेवल से इंक्रीज हो जाए तो उनमें पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं, और अगर डोपामाइन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए एक बैलेंस लेवल से, तो उनमें जो होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये इनका इलाज किया जाता है, बहुत ज्यादा थेरेपीज भी होती हैं, बहुत कुछ होता है इनके ऊपर, लेकिन उनके साथ साथ मेडिकेशन यूज की जाती है, ठीक है। मेडिकेशन में उसके ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपको जो मेडिसिन दी जा रही होती हैं वो आपके डोपामाइन जो उसका लेवल है उसको बैलेंस रखती हैं, तभी वो पेशेंट जो है उस वक्त सुकून की हालत में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसका इन मेडिसिन का जो रिजल्ट नजर आता है वो एकदम से फौरी तौर पर नहीं आता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है ना, तो उनके घर वालों को ये साथ में गाइड किया जाता है कि आप ये ना समझें कि इसका कोई असर नजर नहीं आया है तो वो देना बंद कर दो जी। हम मोस्टली पाकिस्तानी यही करते हैं, हमें 2 दिन में किसी मेडिसिन का फर्क नजर ना आए हम उसे चेंज कर देते हैं या उसे छोड़ देते हैं कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स की मेडिसिन होंगी, ठीक है, वो सब की सब आपको कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद जो है उसका रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इस चीज के लिए। और इन पेशेंट्स के साथ जो है वो अगर आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो इनको आइसोलेट ना होने दो, ठीक है, कोशिश करो। वैसे तो ये लोग खुद कोशिश करते हैं कि वो आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन आप इनको कंपनी देने की कोशिश करो कि ये कोई ना कोई बात आपसे करते रहें, चाहे वो बेतरतीब हो चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलते रहें। हालत अच्छी नहीं। किसका अच्छा जी, डोपामाइन हमारे एक ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, ये केमिकल होता है जो जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ये उस टाइम पर रिलीज होता है, ठीक है।
तो ये हमारी प्लेयर्स को जो है वो मेंटेन रखता है। डोपामाइन जो हम नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनमें एक बैलेंस लेवल का होता है, लेकिन जो एबनॉर्मल की तरफ चले जाते हैं वो उनमें ये लेवल जो है या तो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा या फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो शिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उसमें डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये दो तीन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको बैलेंस में लाने के लिए इनको मेडिकेशंस की जाती हैं। अब ये मेडिकेशंस जो हैं वो आजकल जो चल रही हैं वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो मेडिसिन थी वो मतलब जो पहले आई आई थी, ठीक है। और जो सेकंड है वो न्यूली उन्हें कहा जाता है, ठीक है। मेडिकेशंस होती हैं वो उनमें ये होता है कि आप ऑरली भी इसको यूज करवा सकते हैं, यानी कि आप पिल्स होती हैं उसको खानी होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो हैं वो इंजेक्शंस भी हैं, क्योंकि अक्सर जो खास तौर पे जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं इनकी मेमोरी जो है वो बहुत खराब हो चुकी होती है, वो भूल जाते हैं हर थोड़ी देर बाद, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कोई चीज रख कर भूल गए हैं, उन्होंने खाना खाया था या नहीं खाया था ये भी भूल जाते हैं, ठीक है। उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन पेशेंट्स के लिए खासतौर पे किया जाता है कि इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो वीक में एक बार लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरी मेडिसिन हैं, पिल्स वगैरह, उनको डेली आपने यूज करना होता है, तो वो भूल जाते हैं कि मैंने मेडिसिन ली थी या नहीं ली थी, तो उनके लिए जो है वो इंजेक्शन वगैरह यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा एक बात की जाती है कि क्या शिजोफ्रेनिक पेशेंट जो है वो बहुत मतलब खतरनाक होते हैं, इनसे हमें मतलब बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो खतरा होता भी है और नहीं भी, क्योंकि अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है इस तरह का कि इस तरह के कोई पेशेंट हो, ये वायलेंट होते हैं लेकिन तब जब इनको तंग किया जाए, ठीक है। हर चीज मतलब तभी ये तंग करती है आपको जब आप उसे तंग करना शुरू करते हो, ठीक है। क्योंकि ये लोग खामोश रहते हैं अपने एक इसकी टाइप है कैटाटोनिक, ठीक है। कैटाटोनिक में तो ये है कि वो एक पेशेंट जो है वो जिस कंडीशन में बैठा है वो घंटों उसी कंडीशन में बैठ सकते हैं, मतलब अगर ऐसे करके वो बैठा है तो वो पता नहीं कितने घंटे इस तरह से बैठ सकता है, ठीक है। तो ये कैटाटोनिक टाइप है उसकी। तो इन पेशेंट्स के साथ जब आप आर्ग्यू करते हो और उनकी नापसंद चीजों को उनके सामने लेकर आते हो या उनकी बात को नहीं मानते हो, तो तब वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो ना कि हाँ ठीक है तुम ये कह रहे हो तो ठीक है तुम सही कह रहे होगे, तो इस तरह से वो आपके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपसे शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये लोग छुपाते हैं, अगर इन्हें कोई चीज नजर आती है तो वो उनसे बात करते हैं, तो वो किसी को कोशिश करते हैं कि ना बताएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई यकीन नहीं करेगा उनकी बात पर। तो आप उनसे जब बात करें तो उनसे जरूर ये कहें कि हाँ जो तुम कह रहे हो तुम्हें नजर आ रहा है तो ठीक है तुम सही कह रहे हो। तो इस तरह से वो आप पर बिलीव भी करेगा और आपसे डिस्कस भी करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? यस मैम। जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी पूछें। मैम वालेकुम आपने अस्सलाम। बात की थी कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है इसमें, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो छोड़ दिया है तो ये शिज़ोफ्रेनिया में आएगा। मैम एक जी क्वेश्चन पूछा था, इसकी क्या एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल दे के आप बता दें। इसको तो हम किसी तरह भी लिंक कर सकते हैं अच्छा। ना। फॉर एग्जांपल एक, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ाई छोड़ दी, बाद में दिल नहीं करा, तो हम इसको शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं कहेंगे ना। तो इसको आप एक नहीं नहीं एग्जांपल मेरी से लिंक बात सुन। करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम जो बात कर रहे हैं ना एबनॉर्मेलिटी की, एबनॉर्मेलिटी तब आती है जब वो नॉर्मल से एक्सेस कर जाए, ठीक है। ये जो आपने बात की है कि हम पढ़ते हुए उसे छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो गया चले थोड़ी देर बात कर लेंगे, ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको दोबारा से स्टार्ट ही ना करो, ठीक है। आपने छोड़ दी है तो आप सालों उसको देखो ही ना कि हाँ जी मैंने तो इसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना आप थोड़ी देर बाद उसको दोबारा से स्टार्ट करो, तो ये नॉर्मल चीज है। एबनॉर्मल वो तब बनती है जब वो एक्सेस कर जाए एक चीज को, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा शौक था आर्टिस्टिक काम करने का, ठीक है। एक आर्ट बनाने का उसे काम शौक बहुत था, उसे था कि हाँ जी मैं कुछ नाम पैदा करूं, क्योंकि 20-25 साल का जो पर्सन होता है उसमें ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि मुझे लोग जाने, ठीक है। मैं कोई काम करूं तो वो लोग उसकी तारीफ करें, ठीक है। उस एज में आकर उसमें पहले ही ये इंटरेस्ट था लेकिन बाद में खत्म हो जाता है। कितना अरसा, 1 महीना 2 महीना, इसको 6 महीने देखा जाता है, ठीक है। कि वो पर्सन उस चीज के ऊपर दोबारा नहीं आ रहा है, वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाह रहा है कि नहीं
मैं बिल्कुल भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं हूँ, वो अपना करियर नहीं बनाना चाहता है, वो बिल्कुल एक स्टक हो गया है की पोजीशन पे, ठीक है, तो वो एबनॉर्मेलिटी आती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन एक चीज को छोड़ दिया तो उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट करोगे तो उसे एबनॉर्मल नहीं कहा जाएगा। मैम मैं इस सेंस में नहीं कह रहा था कि मतलब पढ़ा है फिर छोड़ दिया फिर पढ़ने लगे। मैं इस सेंस में कह रहा था कि अच्छा कुछ अच्छा। बच्चे होते हैं कि जो है ना मतलब पढ़ाई में उनका मतलब पहले पढ़ रहे हैं फिर उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। ठीक है, उन्होंने मुसलसल अच्छा। मतलब मुस्तकिल तौर पे ना परमानेंट में पढ़ाई छोड़ दी है। तो अक्सर मतलब ये कहते हैं पेरेंट्स में हो जाते हैं, फैमिली में अक्सर ये कहते हैं कि जो है ना इस पे कुछ हो गया है, मतलब ये नजर लग गई है। तो मतलब ये हम्म। किस मतलब ये किस में आएगा, किस सेंस में आएगा? ये तो शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं कहेंगे हम इसे वैसे, क्योंकि नहीं बच्चे का नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं ये होता ना। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया एक बहुत सारी सिम्टम्स मिलाकर जो है वो शिज़ोफ्रेनिया बनती है, लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं, ठीक है, वो एक छोटी सी सिम्टम है, ठीक है। अगर तो ये स्टार्टिंग लेवल पर है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे मतलब नहीं उसका इंटरेस्ट आ रहा है, पेरेंट्स कह रहे थे नजर लग गई है या इस पे कुछ हो गया है, हमारे बच्चे को पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, तो सबसे पहले उसके साथ काउंसलिंग करें, ठीक है, पेरेंट्स करें, ठीक है। उसको बजाय कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने के, आप सबसे पहले अपना उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाए कि बच्चा आपके साथ डिस्कस कर सके कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हर एक बीमारी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन उसकी कॉज पर, ठीक है, कि किसी को किसी और वजह से हुई है, किसी को किसी और वजह से हुई है, ठीक है। तो वो जानने की कोशिश करें खुद पहले, ठीक है, पेरेंट्स, कि हमारे बच्चे को क्या मसला हुआ है, आया स्कूल में कोई मसला है, उसको पढ़ाई में कोई मसला आ रहा है, या उसको कोई और सब्जेक्ट रखना था, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी काउंसलिंग करें, उसके साथ डिस्कस करें पहले। अगर तब भी आपको लगता है कि ये उस नॉर्मल लेवल पर नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं जा रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, तो फिर उसके बाद उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं बच्चों में जो आती हैं वो डिप्रेशन में का बहुत एक छोटा सा लेवल होता है, ठीक है। हम इसको बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि डिप्रेशन का बहुत ज्यादा उसमें सिम्टम्स आ जाती हैं, लेकिन एक छोटा सा लेवल होता है। अगर तो बच्चों को अटेंशन ना मिले, उनको उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उनके पेरेंट्स से ना मिले या उनके टीचर्स से ना मिले, ठीक है, तब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। वो समझना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं कुछ मतलब ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे जो है इतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है स्कूल में या घर में, तो ये भी एक वजह बन जाती है, ठीक है। जैसे आपने शायद एक ड्रामा देखा हो, लास्ट कुछ डेज में खत्म हुआ है, वो शराब, जी। ठीक है। उसमें शिजोफ्रेनिया को बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई है शिजोफ्रेनिया की। तो उसमें वजह ये नहीं थी कि उसको जेनेटिक इशू था, ठीक है, उसके जीन्स में नहीं था, उसमें वजह उसके एनवायरनमेंट की थी। जब वो छोटी एज में थी बच्ची, तो उसको इतना निग्लेक्ट किया जाता था, उसको कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इस वजह से कि वो बेटा चाहते थे लेकिन वो बेटी हो जाती है। तो सिर्फ यही एक छोटी सी वजह थी जो उसको इतनी स्वेर किस्म की बीमारी में चेंज कर गई, ठीक है। तो हम अगर चाहते हैं कि ये चीजें ना फैलें तो सबसे पहले अपने बच्चों पर तवज्जो दें, ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल पे लगाकर चले जाते हैं कि जी हम अपना काम रिलैक्स होकर कर लें, वो ये नहीं सोचते कि बच्चों को उस वक्त उनके टाइम की कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए बच्चों को मोबाइल यूज का, मीडिया देखने का, सब कुछ होने का, ठीक है, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अपना कितना इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, आप कितने उनको टाइम दे रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि वो बच्चे ये ना फील करें कि हम तो अकेले, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हम चाहे जो मर्जी करें, हम अच्छा करें बुरा करें, किसी ने क्या कहना है, ठीक है। तो ये चीज ना आने दें बच्चों में, क्योंकि ये छोटी सी चीज उनकी जो नेक्स्ट लाइफ होती है अडल्टहुड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ जाती है, ठीक है। तो सबसे मैम पहले जी जी ठीक है बोले। मैम मैम अगर यही था कि जो है ना आप इसको जरा फूड के साथ लिंक कर दें कि मतलब जैसे आपने मेडिसिन का तो बताया है कि आप पिल्स ले लें, इंजेक्शन ले लें, तो आप जरा फूड का भी बता दें इसमें कि मतलब हम किस किस तरह इसको रिड्यूस कर। यस मैम, डाइट से भी रिलेटेड क्या पूछना चाहिए इस तरीके से, मतलब अच्छा जी अच्छा जी, डाइट का पूछ रहे हैं, ठीक है। डाइट में एक सेकंड है जी, कुछ क्वेश्चन देखो। अच्छा जी, डाइट का ये है कि इसमें जो पेशेंट होते हैं
चाहे वो किसी भी शिज़ोफ्रेनिया की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए, तो उसमें इस तरह की डाइट्स हैं जो उसके मतलब बहुत ज़्यादा उसके ब्लड को जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना कर दे, ठीक है, मॉडरेट लेवल पर रखे, ठीक है। अब मैं ये बात नहीं करूंगी कि आई एम डाइटिशियन, ठीक है, तो इस तरह की मतलब उसकी डाइट रखें जो उसको मॉडरेट लेवल तक लेकर आए, जो उसको उसकी एग्रेसिवनेस को ज़्यादा हाई ना कर दे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इसकी अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था उसका साइड इफेक्ट का, आई थिंक, तो वो हमारी जो मेडिकेशंस यूज होती उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो उसका ट्रीटमेंट करवाना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी जो जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उसको कवर किया जा सकता है बाद में, जब आपकी मेन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, तो आप बाकी जो साइड इफेक्ट होंगे उनको भी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो साइड इफेक्ट आते हैं वो इसी तरह के आते हैं आपकी मूवमेंट्स में। कुछ लोगों के हाथ बहुत ज्यादा कांपना शुरू कर देते हैं, पार्किंसंस डिजीज उनको हो जाती है, या किसी कुछ लोगों की किडनीज फेल हो जाती हैं इस मेडिकेशन से सिर्फ। लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं है, सबकी बात नहीं की जा रही है। तो वो इम्यून सिस्टम ठीक है बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं जो वो बियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको किडनी फेल का उनको डर होता है, ठीक है। चलें, जब तक मैम नहीं आती, बी काम, तब तक मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया की एटिमोलॉजी बता देता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड जो है हमारे पास इस रूहे अर्ज पर कैसे आया, कहाँ से आया, फर्स्ट टाइम इसको किसने डिस्कवर किया, ये जो डिसऑर्डर है उसको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्विट्जरलैंड का एक साइकियाट्रिस्ट था जिसका नाम यूजीन बेल्यूलर था। 1908 में उसने सबसे पहले जो है इसको यूं समझ लें कि दरियाफ्त किया था कि ये भी एक बीमारी है।
तो वहां से जो है फिर ये बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1908 में 24 अप्रैल को। वहां पर इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था। और उसके बाद 1950 में ये इंग्लिश में इसको, क्योंकि वो जर्मन थी, तो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके बाद जो है 1977 में फर्स्ट 1976 में सॉरी फर्स्ट प्ले लिखा गया था जिसका टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया था। और उसके बाद इस पे एक बहुत ही शानदार मूवी बनी थी। पीटी वॉकर ने उसको प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था स्कीजो। तो अगर आपको मैम की बातें अभी भी थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही तो आप इस मूवी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये मूवी आपको सब कुछ बताएगी। बाकी मैं क्वेश्चंस देख रहा था कि किसी ने कहा कि डार्क चॉकलेट्स, तो डार्क चॉकलेट्स जो होते हैं वो बेसिकली उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए या स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मिंट जो है वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। मेरे ख्याल से मैम वापस आ गई हैं, तो मैम आप कंटिन्यू एक्सक्यूज करें। मी जी। जी, मूवी का नेम दोबारा बता दें। स्कीजो, SCHIZO, स्कीजो। ओके, थैंक यू। 1976 की मूवी है। पीटी वॉकर ने जो है इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। मैम वापस आ गई हैं? नो, मैम वापस नहीं आई। अच्छा, चलें फिर आगे सर कंटिन्यू जो करते चीजें हैं। आप बता रहे हैं बेसिकली उनका लिंक जो है वो मूड से है, तो ये तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो देखें, मैं इसको क्या आपको हम सिर्फ लोग मूड के ओवरव्यू साथ रिलेट मैं कर सकते हैं? मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी समझने में मसला है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, तो आप इस मूवी से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शानदार मूवी है मोड्स ऑफ क्राइम के नाम से, लेकिन ये इतनी आउटडेटेड है कि आपका देखने का दिल नहीं करेगा। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, और पर्सनली मैंने भी उसको अच्छा नहीं समझा था। तो द थ्योरी ऑफ परफेक्ट क्राइम, जो एक साइकियाट्रिस्ट ने जो है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था कि ऐसा क्राइम जिसका कोई सुराग ना हो, वो होती है जी थ्योरी ऑफ परफेक्ट क्राइम, और ये हर इंसान कर सकता है, उनका मानना ये था। तो बेसिकली वो भी स्किज़ोफ्रेनिया की बेस पे कह रहे थे, क्योंकि मैम ने हमें बताया कि वो इंसान जो है अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है, अगर वो टीज हो जाए तो बहुत यूं समझ लें कि एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। तो ये द थ्योरी ऑफ परफेक्ट क्राइम, इसकी बेस ही यही है, इसकी एटिमोलॉजी ही यही है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया पे बेस्ड होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान में इसके कितने पेशेंट है। फर्स्टली मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में साइकोलॉजी का जो विंग है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास रिलीजियस बिलीव्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो लोग साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना ये समझते हैं कि कोई भी अगर हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो हम पागल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैम आप लोगों को बता रही थी जैसा कि बच्चा है उसको अटेंशन नहीं मिलती, वो बाद में अटेंशन सीकर बन जाता है, और फिर जो है वो डिप्रेस फेज में जाके तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है, एक टर्म होती है नार्सिस्ट। तो नार्सिस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो अपनी बातें आप पे इम्पोज करे, मतलब आपको ये कहे कि मैं जो हूँ वही हूँ, मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं हो। तो ये एक और टॉपिक है डिटेल तलब, लेकिन बेस स्किज़ोफ्रेनिया ही है। एक मूवी मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा, उसका नाम है शटर आइसलैंड। जो मैम ने कहा था ना इल्यूजन्स होती हैं, तो वो उसी टॉपिक पे है। इसके अलावा एक बहुत शानदार नॉवल है कैंडी आइस मैन के नाम से।
इसकी जो है बहुत ज्यादा जो है यूं समझ लें कि लोगों ने इस नॉवल बेस पे मूवीज क्रिएट की हैं, लेकिन वो इतनी शानदार नहीं है। मुझे कोई इतनी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं लगी कि मैं रिकमेंड कर सकूं। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो आइस ये आइस कैंडी मैन को भी स्टडी कर सकता है। सर नार्सिसिस्ट जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पोजेसिवनेस भी बहुत होती है। देखें, वो डिपेंड करता है कि जो नार्सिसिस्ट बेसिकली पेशेंट नहीं होते। नार्सिसिस्ट वो पर्सन है जो आपको पेशेंट बना रहा है। वो खुद तो है उसमें फंसा हुआ है, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। अब यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी तबाही मचाता हुआ लंदन के ब्रिजेस तक पहुंच गया था, तो जर्मन्स का यही था, नाजिस्ट जो थे उस दौर में, जो उनकी पार्टी थी, उनका यही विजन था कि जर्मन्स आर द सुपीरियर। तो वो भी बेसिकली इसकी यही है। खैर मेरे ख्याल से मैम आ गई हैं तो वो कंटिन्यू करेंगी। जी सॉरी, मुझे पैकेज अपना रिन्यू करना पड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा जी, तो कुछ पूछना है आप लोगों ने किसी ने? मैम मैंने पूछना है आपसे। जी जी बोलें। मैम मुझे जो आपने ये बताया है ना, यानी मुझे बॉडी स्ट्रेस वगैरह और पता नहीं अब ये स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह ये सारे मतलब हैं मेरे अंदर, क्योंकि मेरा ये ट्रीटमेंट भी चल रहा है साइकाट्रिस्ट से। और इसके अलावा बाकी जो सिम्टम होते हैं वो तो मेरे यानी कि उन्होंने बताया है कि आपके माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे हार्ट का सारा मतलब टेस्ट वगैरह हुए और वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है यानी कि सांस की तंगी वगैरह, वो भी मैंने चेक करवाया। वो सारे यही कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है ही माइंड का। इसके अलावा मतलब उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको प्रॉब्लम जो है ना वो आपकी नेक से ऊपर वो तक है, माइंड नेक है। से नीचे कोई भी नहीं। तो इसका मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ, इससे मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है और बाकी वो काफ़ी चीज़ें। लेकिन ये बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन का जो है ना डिसऑर्डर, ये जो है ये मतलब आप ये कह लें कि एक तरह का टॉर्चर है मेरे लिए। मतलब एक अच्छी सारी लाइफ एक साइड पे और ये एक जो है ना सिम्पटम ये एक साइड पे है। वो तो सारी कितना जो टाइम हो चीज़ें गया है इस कंडीशन को? इसको आई थिंक सो 10 ईयर्स हो गए। 10 इयर्स हो गए और हैं तो आप मेरी एज 22 है, आप खुद लगा लें आप भाई। अच्छा जी, तो आपको मतलब फीलिंग क्या आती है कि सिर्फ आपको कोई स्ट्रेस की फीलिंग है या कोई फिजिकल कोई टेंशन भी है आपको इसके साथ साथ, के घर में कोई टेंशन है या स्टडी में, ऐसा कुछ नहीं सोचते क्या ऐसा रहते कुछ हैं? भी नहीं है। वो कुछ भी सारी जो नहीं है। प्रॉब्लम्स है ना वो मैंने मैनेज कर ली, जी, मतलब वो मैनेजेबल है, वो मैं उसके हो बारे गई में है। नहीं करता। कि अब मेरी ठीक है। जॉब है गवर्नमेंट में है, मतलब मैं अब यूनिवर्सिटी में हूँ लेकिन मेरी जॉब भी है, यानी कि मैं लकी हूँ उन सारों में से। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये एक सिम्टम जो है ना इसने मेरी पूरी लाइफ है ना वो अब ये कह सकते डिस्टर्ब हैं कि की हुई खत्म है। की हुई है, डिस्टर्ब की हुई है। इसका मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा ठीक तो है, ये ट्रीटमेंट भी चल रहा है यहाँ पे साइकाट्रिस्ट, लेकिन मैं अगर वो आपका मेडिसिन ले। ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि एक जैसे आप बता रहे हैं तो इसके लिए पूरी हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है, ठीक है, जिसे एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये आइडिया लगा लेता है कि आपका मेन कॉज क्या है, इस जो भी आपको सिचुएशन हो रही है, कंडीशन हो रही है, इसकी मेन वजह क्या है। वो जब पता चल जाती है ना, फिर उसको ट्रीट करने में आसानी हो जाती है। तो आप, मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपना अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो किसी एक जगह से, तो उसको प्रॉपर करवाते रहें, ठीक है, उसको रोके ना दरमियान में। और दूसरी बात ये कि अपनी लाइफ में जो है आप, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप किस स्टेज पर हैं या आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपकी हिस्ट्री नहीं ली है। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आपकी जो 10 साल पहले की जो लाइफ थी उसमें कोई ना कोई इवेंट ऐसा हुआ ज़रूर होगा जिसके बाद से आपको ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें खुद भी आइडिया नहीं होता है, जो इवेंट गुजर चुका होता है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो हमारे ऊपर क्या असर छोड़कर जा रहा है। उसके कुछ अरसे बाद हमें ये रियलाइज होना शुरू होता है, हमें कुछ सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में जा रहा है पर्सन, उसे बहुत एंजाइटी फील हो रही है। तो उसकी वजह हम बहुत पीछे कहीं छोड़ आते हैं, ठीक है, जो हमें खुद भी नहीं पता होती है, वो हमारे अनकॉन्शियस में जाकर बैठ जाती है,
ठीक है। जब आपका एक साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू करता है, यानी कि आपकी हिस्ट्री टेकिंग करता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपकी जो पिछली सारी लाइफ है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो वहां पर ही कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस में ही उसका कोई रीजन होता है जो आपको इस वक्त याद नहीं होता है। तो वो जब डिस्कशन होगी, जब बात हो, तब पता चलेगा कि क्या रीजन है और क्या इसकी वजह निकलती है, फिर इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने जी खुद भी मैम, अगर वन लास्ट सोचना है तो आप क्वेश्चन जी जी है। अभी मैंने आपसे बात करनी थी ना, तो ये मेरे जी साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे ना हाथों में पसीना आ जाता है, और इवन कि मैं अपनी हार्ट बीट जो है ना वो पल्स में, यानी कि ये यहाँ से चेक करने हम्म। की बजाय सुन सकता हूँ कि किस तरह। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी जाने से पहले इस तरह की कंडीशन होती है, पसीने आते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, यूनिवर्सिटी जाके बैठ जाता हूँ तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये इस चीज़ का बताएं कि ये क्या। ये एक जैसे आप सिम्टम बता रहे हैं, ये एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है अगोराफोबिया। ठीक है, अगोराफोबिया विद पैनिक अटैक भी होता है और अगोराफोबिया विदाउट पैनिक अटैक भी होता है। ये सारा ये होता है कि जब आप किसी गैदरिंग में जाने लगते हो या घर से बाहर निकलने लगते हो, तो आपको एक खौफ सा पैदा होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं लोग मुझे देख कर क्या बात करेंगे, या उसको बिला वजह का ही खौफ होता है। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि हाँ ये सच है, ये लोग वाकई उसके बारे में बात करेंगे, ये एक बिला वजह का खौफ होता है। जो फोबिया है वो है ही एक बिला वजह की का खौफ। ठीक है, तो ये होता है कि आप जब किसी गैदरिंग में जाने लगते हो या मार्केट जाने लगे हो, तो कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनकी स्वेटिंग होने लग जाती है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये उनकी सिम्टम है उनके पैनिक अटैक की। ठीक है, जो आप बता रहे हो ये बहुत माइल्ड है। कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा स्वेयर किस्म की होती है कि वो फेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो बात नहीं कर पाते हैं चार लोगों में। तो ये जो इसका इलाज है वो यही है कि लोगों, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनका आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपोजर करवाते हैं उन चीजों के साथ जिसका उन्हें खौफ होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि आप मुझसे बात करते वक्त आपकी कंडीशन इस तरह की थी, लेकिन आपकी अच्छी चीज ये है कि आपने बात की, आपने पूरी की अपनी बात। ठीक है, आपने बताया उन चीजों को कंट्रोल करते हुए। शायद ये वजह है कि आप 10 साल से इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो। ठीक है, मेडिकेशंस भी यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह है। वरना कुछ लोग जो इसमें बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, इस डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा पकड़े जा चुके होते हैं, तो वो तो बात भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बात करने से पहले ही फेंट हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन होती है। तो आप इतना शुक्र अदा करें कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी अभी भी मौजूद है कि आप अपने जो ये काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी में थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपने स्टॉप नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। कभी भी किसी नेगेटिव थॉट को लेकर ना बैठ जाएं कि मेरे साथ ये मसला है तो मैंने तो अपनी लाइफ को बस खत्म ही कर लेना है, बस मेरे साथ तो अब ये हो चुका है। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज को पहले देखें कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, मैं इसको कंट्रोल भी तो कर रहा हूँ। ठीक है, हम साइकोलॉजिकल इश्यूज को तभी कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हम उसको सही तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं जब हम खुद चाहेंगे। ठीक है, आपका जितना मर्जी इलाज हो जाए, जितना मर्जी आप पे एफर्ट कर ली जाए किसी की, तो वो मतलब ठीक है एक साइड पे हो जाएगी कि हाँ आप पे उसका रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आप ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो जो भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें एक पेशेंट की विलिंगनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, ये काउंसलिंग क्या करती है, काउंसलिंग एक पर्सन में मोटिवेशन पैदा करती है कि वो अपना इलाज करवा सके। सबसे पहली बात कि पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी बीमारी को मानते ही नहीं है। ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे पेशेंट्स के मेरे अंदर तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, आप तो झूठ बोल रहे हो या आपको लग रहा है ऐसा, वरना मुझ में ऐसी कोई कभी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि वो पेशेंट खुद जब मान लेता है कि हाँ मेरे अंदर ये मसला है, तो आधी बीमारी उसकी वहीं सॉल्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आगे एक अच्छी चीज ये भी है कि आप मानते हो कि हाँ मेरे साथ ये मसला है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि आप उसको कंट्रोल करना भी चाहते हो और कर भी रहे हो। ठीक है, आगे जब जैसे जैसे आपके सेशंस होंगे, आप हो सकता है इससे ज्यादा बेहतरी है और आप जो है वो इसको पूरा ओवरकम कर लो। ठीक है, ये मतलब ऐसा मसला नहीं है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। मैं तो अब आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगी, क्योंकि वो मेडिसिन लेने से मुझे नींद आती है, सारा दिन नींद आती है और कोई भी मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका मैंने अभी 1 महीना पहले शुरू किया है, और मतलब 9 ईयर्स तो मैं सिर्फ विल पावर पे ही अच्छा, था। अब आके मेरी बस हो गई थी तो मैं गया था। ठीक है। तो बस अब ये है, इसके क्योंकि मेरे फादर की भी डेथ हुई हम्म, है और घर में बड़ा भी नहीं है, तो वो काम जो भी करने होते हैं मुझ पे ही है, लेकिन मेरे से होते ही नहीं है, तो वो छोटे भाई को फिर करने पड़ते हैं, इसलिए आप क्या। अच्छा, तो
साइड इफेक्ट होते हैं इन मेडिसिन के, ठीक है। आप अपने जो साइकोलॉजिस्ट है उनको बताएं कि मुझे कोई और रिकमेंड कर दें, कोई और मेडिसिन जिससे मुझे नींद आए, क्योंकि मुझे इतने काम करने होते हैं, क्योंकि ये एक ही फार्मूलाज पे बहुत सारी मेडिसिन बनी हैं, ठीक है। तो आप उन्हें अपनी मेडिसिन चेंज करने का बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप अपनी रूटीन जो है अपनी इस तरह की बनाएं जिसमें आपको एक्सरसाइज का टाइम मिले, ठीक है। सुबह की जो फ्रेश एयर है जैसे जैसे इंसान में जाती है अंदर, वो बहुत ताज़ा फील करता है। वो उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसमें हमारी जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे से बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और हमारा जो डोपामाइन है थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इंक्रीज इतना लेवल का होता है कि जिसमें हम अपनी एक इंजॉयमेंट फील करते हैं, ठीक है, प्लेयर मोमेंट को फील करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में एक तो एक्सरसाइज को लेकर आए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अपने अंदर विल पावर को कभी खत्म ना होने दें कि नहीं ये काम मुझसे नहीं हो सकते, मैं मेडिसिन नहीं ले रहा तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जहां पे आपको लगता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, उसको करें, ठीक है। अपने अंदर इस चीज को पैदा करें कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा, चाहे मैं जितना मर्जी डर रहा हूँ, जितना मर्जी मुझे खौफ आ रहा है। आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जब खड़े होते हैं, एक बच्चा जब भी कोई नई प्रेजेंटेशन देने के लिए आता है फर्स्ट टाइम, वो बहुत ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन जब एक दफा वो बोलना शुरू कर देता है, वो अपने डर पर काबू पा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ खड़ा है, और वो पूरी अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर कर जाता है, ठीक है। तो आप भी अपने अंदर ये चीज को पैदा करें कि मैं ये चीज, अब जो प्रॉब्लम मेरे अंदर आ रही है, तो मैं उसको खुद को कंट्रोल नहीं करने दूंगा, बल्कि मैं इस पर कंट्रोल करूंगा, ठीक है। उस बीमारी को कंट्रोल ना करने दे अपने आप को। Ma'am, I have a question. मैम जी जी कौन बोलें। से दाखिला फूड मैम। ऐसे हैं जो डोपामिन लेवल को नेचुरली इंक्रीज करते हैं? नेचुरली इंक्रीज करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, ठीक है। ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स कहा जाता है कि ये ज्यादा यूज करें, इसका मकसद यही होता है कि ये हमारे डोपामिन जो लेवल है इसको बैलेंस में लेकर आते हैं, ठीक है। ये आपके अंदर एक फ्रेशनेस पैदा करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारे जो मेंटल माइंड में जो केमिकल्स होते हैं उनका ये इम्बैलेंस जो होता है उसको दुरुस्त लेकर आता है, उसको बिल्कुल बैलेंस पे लेकर आते हैं। जी कौन, सॉरी एक मिनट। मैम अभी जो बात हुई है कि अभी जो शाहजेब ने जो बात की थी कि जो पब्लिक में जाने का फियर होता है या फिर बात करने का फियर होता है, तो मैम ये तो एंजाइटी की वजह से भी होता है, तो हम एंजाइटी और एग्रोफोबिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा जी, जो अगोराफोबिया ना, ये पब्लिक प्लेसेस का होता है, ठीक है। जो एंजाइटी है वो आपकी किसी भी चीज के लिए हो सकती है। आपका पेपर है सुबह, आपको एंजाइटी फील होगी, डर होगा कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है, आप पेपर दे देते हो, वो एंजाइटी भी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल है। एबनॉर्मल ये तब बनती है जब डर ना लगने वाली जगह पर भी आपको डर फील हो, उस पेपर के बाद भी आपको डर लगता रहे, आपको एंजाइटी होती रहे, बिला वजह होती रहे, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल बन जाती है। और एगोराफोबिया जो है ये आपको मैंने बताया ना, 4 लोगों के दरमियान बंदा वो बैठ नहीं सकता है, ठीक है। वो अपने आप को घर में अकेला बंद कर लेता है कि मैं नहीं जा सकता। कोई उसके घर में आ जाए उसको तब ये फीलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसको लगता है कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे, मेरे बारे में बात करेंगे, वो फेस नहीं कर पाता एक्चुअली। और जो दूसरी एंजाइटी की बात कर रहे हैं, वो एंजाइटी आपको किसी भी चीज को लेकर हो जाती है, लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि आप किसी को फेस ना कर सकें, ठीक है। तो मैम ये जो डिफरेंस है इन दोनों में। एंटी सोशल लोग होते हैं उनको मोस्टली एगोराफोबिया होता है। एंटी सोशल जो पर्सनैलिटी होती है, या एंटी सोशल लोग होते हैं ना, उनका मतलब ये होता है कि वो सोसाइटी से अगेंस्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी चोर डाकू ये जो कत्ल करते हैं, ये सारी एंटी सोशल पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को निग्लेक्ट करते हुए उसके खिलाफ चल रहे हैं। मैम जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर कोई भी कार्टून जो देखते हैं उसको सपोज कर लेते हैं और फिर कहते हैं ये मेरा दोस्त है, और चलते फिरते भी उसको यानी मतलब शो करवाते हैं कि हमारे साथ है, ऐसे ऐसे। तो मैम क्या ये भी शिज़ोफ्रेनिया है? अच्छा, एक तो एज जो होती है बच्चों की, आई थिंक 5 to 7 years की एज होती है, उसमें ये होती है कि बच्चे इमेजिनरी पावर उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक चीज मौजूद नहीं है, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे खेल खेल में स्कूल बनाया होता है, सामने बच्चे बैठे हैं मेरे साथ और वो टीचर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पावर होती है, ठीक है। और जो बात आप कह रहे हैं कि वो कार्टून को देखकर जी इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे साथ मेरा ये फ्रेंड है और ये इस तरह से है, तो
आप उसको नोट करें, ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे, इसको नोट करें कि वो कितना टाइम इस चीज को मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि ये मेरा दोस्त है और इस तरह से उसके साथ खेल रहा है। अगर तो उसकी ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको उसकी काउंसलिंग करना शुरू कर दें उसी वक्त कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, ये चीजें टेलीविजन में है, रियलिटी में नहीं है। उसको रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाएं कि असल में हकीकत क्या है और किस तरह से इसको लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि वो एज जो होती है बच्चों की, हम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, उनकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं कि आपने इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है, हम उसकी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने किस तरह से बच्चों को जो है वो तरबियत करनी है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। और इसको शिजोफ्रेनिया नहीं कहेंगे, शिजोफ्रेनिया में जो होता है ना वो ये होता है कि उसको एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई रियल में कोई पर्सन उसके सामने खड़ा है। आप नोट करें तो वो अकेले में बैठे बातें कर रहा होगा, उसे मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अचानक से उसको आवाज आई है। अक्सर जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना वो बैठे बैठे खुद ही बड़बड़ा रहे होते हैं, तो वो मतलब ये होता है कि उनको आवाजें आ रही है और उनका जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है। और बच्चों में इस चीज को इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि सही बात आपने की है कि बच्चे खेल खेल में इन चीजों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, तो वो हम पेरेंट्स भी उसको इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा खेल रहा है। लेकिन उसको अपने नोट में रखें कि वो कितना टाइम कर रहा है और उसकी मतलब किस एज तक वो उस चीज को लेकर जा रहा है, ठीक है। मैम जो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, आई थिंक आई ऑब्जर्व मैम, हमारे ना हम जहाँ हॉस्टल में रहते हैं ना वहाँ पे एक आंटी होती थी, तो वो ऐसे करती थी कि वो जैसे खाना बना रही ना बैठे बैठे, तो ना उठ के भाग जाती थी, मतलब उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनको वो ना बुला रहा है। तो आई थिंक शी वाज शिजोफ्रेनिक। जी बिल्कुल, ये हेलुसिनेशन, ये ऑडिटरी जी, और हेलुसिनेशंस होती हैं जो उनके साथ। और जी, मैम और ये जो अगर रात हम वही ना जैसे आपने बताया सारा कि अगर इनके जो वो चाह रही हैं उससे हट के हम उनके मूड के ऑपोजिट कर दें तो वो बड़ा बुरा मान जाती थी, और मतलब हम्म आपसे लड़ रही हैं और इस चीज को ना बड़ा बहस करना शुरू कर देना आपसे। तो और तो मैम जो कोशिश आपने ये किया करें कि बताया ऐसे कि जी जी मैम आप बोलें। मतलब कि कोशिश करें कि जब आप लोगों को इस तरह के कोई पेशेंट्स नजर आए या ऐसे कोई पर्सन, तो उनके साथ आर्ग्यू ना करें, ठीक है। क्योंकि आर्ग्यू करके वो आप उनकी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखें। ये अवेयरनेस हम इसीलिए फैला रहे हैं ताकि हम भी अवेयर हो और हम दूसरों का भी ख्याल रखें। हाँ जी, आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं? जी मैम। मैम ये जो रात और को मैम सोते हुए डर जाते हैं तो इनको भी यही होती है बीमारी? क्या होता है रात को? रात को सोते हुए डर जाते हैं और उठ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं या आवाज मारते हैं किसी को, तो वो भी इसी बीमारी में शामिल हो जाते हैं या उनकी कोई अलग कैटेगरी है? अच्छा जी, रात को सोते हुए डरना ये भी वेरी करता है कि किस वजह से डर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कोई ख्वाब ऐसा देखा है, ठीक है, नाइटमेयर्स आते हैं, या वो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सो रहे हैं लेकिन वो जाग रहे होते हैं और उनको कुछ ख्यालात इस तरह के आ रहे होते हैं जिससे वो डर जाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी इमेजिनेशन पावर होती है, या हम साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो ख्वाब होते हैं ये अनकॉन्शियस रोशनदान होते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस के रोशनदान होते हैं कि हमारे ही अनकॉन्शियस में ऐसी बहुत सी चीजें दबी हुई हैं जो हम जिसे अवेयर नहीं है, ठीक है, जो हमें अब बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन वो चीजें हमें हमारे ख्वाब में नजर आ जाती हैं कभी कभी। तो हम डर जाते हैं कि ये क्या हुआ था, ये किस तरह से था, इसको तो मैं जानती थी लेकिन मतलब कि इस तरह की कुछ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया होता है या कुछ ना कुछ देखा होता है इस तरह का, तो वो हमें हमारे ख्वाब के जरिए नजर आता है, ठीक है। अब एक ये वजह होती है, दूसरी वजह ख्वाब के अलावा डरने की ये होती है कि ये चीजें तो वैसे बरहक हैं, जिन्नात वगैरह, तो इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीजों की वजह से भी डर जाते हैं और फिर वो कुरान पाक की आयत वगैरह पढ़ लेते हैं। अगर साइकोलॉजी की नजर से देखा जाए तो वो उनको उनकी ही इमेजिनेशन पावर, जो नेगेटिव इमेजिनेशन पावर होती है, वो उनको ट्रिगर कर रही होती है, उनको मतलब खौफजदा कर रही होती है किसी चीज से भी। और ये चीज जो आप बता रहे हैं कि वो रात को सोते हुए, कुछ लोग होते हैं कि वो रात को सोते हुए डर जाते हैं
लेकिन जैसे ही वो सुबह उठते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल याद नहीं होता है कि रात को क्या हुआ था। लेकिन कुछ लोग उस चीज को इतना हावी कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इस चीज को लेकर, सिर्फ उसको सोच सोच करके ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो वो ये दो चीजें हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस चीज को, ठीक है। कि आप अगर उसको बहुत ज्यादा हावी कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर आने दे रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर कर ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, एक बैलेंस चीज को लेकर चल रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। नेक्स्ट। Yes, ठीक है। लेकिन मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम आवाज आ रही है? जी बोलें, लेकिन आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैम मेरा क्वेश्चन था कि समटाइम हम कुछ ऐसा सोचते भी नहीं है, तो जिसकी वजह से रात को ऐसे ख्वाब आ जाते हैं तो इंसान डर जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अच्छा जी, इसमें अगर मैं इस्लामी बात अगर लेकर आऊँ, ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ख्वाब जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रूहानी, ठीक है, और एक होते हैं शैतानी, ठीक है। तो जो शैतानी होते हैं वो हमारे अपने ही कुछ ख्यालात होते हैं जिसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अनकॉन्शियस इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अक्सर लोग जो जुर्म कर रहे होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका अनकॉन्शियस उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। तो अनकॉन्शियस हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता है, ठीक है। कि हम कहें कि अच्छा मुझे शायद मैंने देखा हो, शायद मुझे भूल गया हो, तो हमें याद नहीं होता है वो। लेकिन कुछ चीजें हम अभी मैं नहीं सोच रही हूँ लेकिन मेरे ख्वाब में आई है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इससे मेरा कोई ना कोई लिंक जरूर रहा होगा, चाहे बचपन में चाहे कहीं पे भी, ठीक है। तो वो चीजें, ये मैं साइकोलॉजी की एक बता रही हूँ, ठीक है, टर्म है, कि वो कहती है कि जी आपका अनकॉन्शियस ही है जो आपके ख्वाब में आपको बताता है, ठीक है, आपको नजर आता है जो। लेकिन अगर ये बात की जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, ठीक है। कि कुछ लोगों को मैंने खुद ऐसे लोग देखे जिनको ख्वाब आता है और कुछ दिन के बाद वो वैसा हो भी जाता है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी ख्वाब होते हैं जो कुछ निशानियां छोड़कर जाते हैं। और रही डरने की बात, तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं, और वो सिर्फ शैतानियत ही होती है जो इंसान को डराने के लिए आती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। इससे डरना नहीं चाहिए बस। बेशक मैं बहुत बहुत डरती हूँ, लेकिन डरना नहीं चाहिए। मैम मैम बाज जो दफा आपने मैम कहा कि ख्वाब कुछ के लोग दौरान मैम मैम क्रिएटिविटी इंसान में आ जाती है या उस तरह का मैम, और न्यू मैम आइडियाज आते हैं, इंसान की जो थिंकिंग है मैम पॉजिटिव होती है मैम। ऐसी चीजें जिनका इंसान जब जाग रहा हो उनके बारे में मैम ख्याल नहीं आता या आइडिया नहीं आता, लेकिन वो मैम ड्यूरिंग द मैम नींद मैम आ जाता है। तो आ जाता वो है। इंसान की कैसी मैम सोच या वो क्या चीज होती है मैम? वो भी आपकी थिंकिंग ही होती है जो आप सारा दिन सोचते रहते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको एक चीज की समझ नहीं आ रही होती है। ये जो चीजें आपने बात की है ना, ये क्रिएटिविटी जो है वो कुछ लोग होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत क्रिएटिव होती है, उनके साथ ये होता है, ठीक है। जैसे कि जो शायरी करते हैं लोग, उनको काम करते हुए नहीं कुछ समझ आएगा, मतलब जब लिख रहे होंगे, जब उसको छोड़ देते हैं या सो जाते हैं या रिलैक्स मोमेंट में होते हैं, तब उनके माइंड में कुछ ना कुछ नया आमद हो जाता है कि जी वो यस मैम क्रिएटिविटी होती सेम। है, ठीक यस है। मैम। तो वो ऐसे पर्सन होते हैं। यस मैम, खुद से हम अगर सोचें वैसी चीज मैम उसी वक्त मैम नहीं आएगी जब हमारा माइंड बिल्कुल भी उस चीज की तरफ मैम नहीं होता, या इंसान सो रहा हो, या हम्म। रात को मैम ज्यादातर 2 बजे के नहीं बाद होता, मैम अचानक आंख से खुल ये। जाए या। थैंक यू मैम। मैम मैंने आपको ये बताना था कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं उनको ख्वाब आते हैं, उनके ख्वाब जो है ना वो कुछ दिनों बाद सच हो जाते हैं। तो मैम सेम जो है वो केस मेरे साथ होता है, और मुझे ना अक्सर डेथ्स वगैरह के ख्वाब आते हैं और वो कुछ दिनों बाद सच हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ इस वजह से। एक चीज ऐड करना चाहूंगा तो ये अल्लाह इसमें, ताला की। अगर किसी को इस जी तरह जी। का इशू है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इसका ना किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए सिवाय अपनी मदर के, ठीक है। और ये मतलब एक अच्छी बात है, अगर मतलब किसी को आता है तो वो ये मतलब अल्लाह ताला के करीब है, या अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला को कुछ उसमें पसंद है,
उस इंसान में, उस शख्सियत में तो अल्लाह ताला उसको मतलब सच्चे ख्वाब दिखाते हैं। तो मैंने जो सुना है इस बारे में वो ये है कि जिस इंसान को सच्चे ख्वाब आते हैं वो कभी किसी से डिस्कस ना करे। और दूसरा ये है कि वो जी अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों को जो है ना वो मतलब इस तरह इशारे देता इस्लाहियत है। देते हैं। हाँ, तो ठीक है। इसको जो है ना मतलब ना फ्रेंड्स में इतना डिस्कस करना चाहिए, ना मतलब किसी और के साथ, अननोन बंदे के साथ। इसको सिर्फ अगर आप डिस्कस करें तो मतलब अपनी फैमिली में मदर के साथ बस। और दूसरा जो है, आप अगर डिस्कस करना चाहें तो किसी मतलब ऐसे बंदे के साथ, मतलब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करें कि जो मतलब इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो। तो आपको पता हो कि मतलब ये एक प्रॉपर एक बंदा है कि जो आपको मतलब एक अच्छा नॉलेज देगा। ये नहीं कि मतलब अगर आप मस्जिद में गए हैं और किसी भी ऐसे से डिस्कस कर लिया है कि क्योंकि कोई आपको ना मतलब ऐसी गलत इन्फो भी दे सकता है, और मतलब कुछ गलत भी ऐसा कह सकता है, और मतलब अगर गलत ना भी होना हो तो गलत हो जाता है। तो बस आपको यही कहूंगा कि जो है ना ओके। इसको। और दूसरा, अगर आपको मतलब अगर डर लगता है ना, कि जिस तरह आपने अभी कहा कि मुझे मतलब कभी खौफ भी आता है, तो कुछ आप अगर ये है कि ख्वाब देखने के बाद जैसे ही बंदा सुबह उठे ना, तो अगर बंदे को खौफ तारी हो तो वो ना तीन तीन दफा ना औज़ पढ़ के ना अपने बाएं साइड पे ना थू मतलब थू थू कर दे। और मतलब ये किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, जो ओके। मतलब मेरे नॉलेज में है। थैंक ये यू। अल्लाह ताला की तरफ से मतलब थैंक यू। ठीक सलाहियत है। होती है। हाँ, ठीक है। ठीक, बिल्कुल ओके। सही थैंक यू। बात की है। थैंक यू। तो जी बोले। जी मैम, मैं कह रही थी कि अगर किसी और के क्वेश्चंस हैं तो वो जल्दी जल्दी जो है वो पूछ ले, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है। अस्सलाम एनीवन? वालेकुम। एनी क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। जी जी। मैम, अगर आप देखें कि आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी बच्ची, ये कह लें, वो मतलब ना, आपने कहा था अगर आप कंडीशन को देख रहे हैं और 6 माह तक देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो वो सेकंड में पहले ये बता दूं कि 1 महीने के अंदर अगर उसमें ये सारे सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स भी आपको नजर आ रही हैं तो उसको फौरन से किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाए। लग रही है एक बच्चा जो है वो इस एज में है कि वो इमेजिनेशन पावर अपनी बना रहा है, तो उसमें वो इमेजिन कर रहा है। तो ये नहीं है कि आप 1 महीने बाद उठाकर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। तो वो उसके लिए मैंने रेंज बताई है कि 5 to 6 मंथ आप उसको ऑब्जर्व करें कि क्या वो लगातार इसी कंडीशन में चल रहा है, उसके साथ कुछ और भी कंडीशंस आ रही हैं, सिम्टम्स नजर आ रही हैं, या सिर्फ यही है। ठीक है, वरना आप अगर 1 महीने के अंदर ये 2 सिम्टम्स भी आपको नजर आ जाए शिज़ोफ्रेनिया की, खास तौर पर हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में से कोई एक नजर आ जाए, तो आप लाजमी उसको फौरन से किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। जी अब बोलें। ठीक है मैम। अब वो ऐसे आपने 6 माह का कहा ना, चलो 6 माह नहीं, उससे ज्यादा, 6 माह से ज्यादा का अरसा है, लेकिन वो किसी से ना बात करते हैं, ना अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं, और ना ही कोई बात करना पसंद करते हैं। मीन्स की आइसोलेशन, ना उनकी जिंदगी के अंदर अच्छा कोई चेंजिंग है, एक ही कांस्टेंट वे में जा रहे हैं, और कुछ भी चेंजिंग नहीं अच्छा। है ऐसे। और आइसोलेट रखते हैं अपने आप को, ना किसी से बात करना पसंद करते हैं, और अगर उनसे कोई बात करना भी चाहे ना, तो ज्यादा बात नहीं करते। क्या वो भी शिज़ोफ्रेनिया होता है? नहीं, उनको डिसऑर्गेनाइज्ड कोई बिहेवियर या कोई डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच देखी है उनकी? मतलब अगर आप उनसे बात करो तो क्या वो सही मीनिंगफुल बात करते हैं या बेतरतीब सी कोई बात कर देते हैं? बेतरतीब सी बात करते हैं। बेतरतीब से बात करते हैं। तो ये 2 सिम्टम्स तो हैं उसकी, क्योंकि इसमें नेगेटिव सिम्टम्स आपने बताए हैं कि पहले वो ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हैं, और डिसऑर्गेनाइज, तो उनमें ये चांसेस हैं कि उनमें ये जो डिसऑर्डर है वो डेवलप हो सकता है। तो आप उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट अभी से स्टार्ट करवा दें, क्योंकि ये भी एक, जैसे कैंसर होता है ना, डॉक्टर के पास लास्ट स्टेज पे पेशेंट जाता है तो वो कहता है कि अब तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह की एक डिसऑर्डर है। अगर आप उसको फर्स्ट स्टेज पर, अभी वो बहुत कम लेवल की है, उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, तो आप अभी से उसको लेकर जाएं, ठीक है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, और उनका ट्रीटमेंट करवाएं अभी से, और देर ना करें, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम गुजरेगा उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी बजाय के कम हो। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अगर थैंक यू सो उसकी मच। डिसऑर्गेनाइज स्पीच नहीं है ना, सिर्फ वो आइसोलेट कर रहा है खुद को,
और उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो ये जो सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन में भी होती हैं। ठीक है, तो जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो पूरी आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके सिम्टम्स देखेंगे, तो खुद आपको डायग्नोज कर देंगे कि इसको कौन से वाले प्रॉब्लम है। क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि 6 महीने तक बंदा जो है वो आइसोलेट रखे और किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट ना रखे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। Okay, ma'am. Now we're going to end the session. Ma'am. सॉरी मेरा माइक जो है वो म्यूट हो Ma'am. गया था जी। बोल। Ma'am, now we're going to end the session. ओके, Thank you चलिए so जी। much, ma'am, for your time and for this informative session. And thank you to all of you for joining the session and for being patient during the whole session. वेलकम। Allah Hafiz. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आई होप आप लोगों को समझ भी आई हो, और जितनी भी हमने बात की है इस पर सिर्फ हमने सुनना नहीं है, उस पर फोकस भी करना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है और उनकी हेल्प कैसे करनी है। ठीक है, किसी को पागल कह के हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अपना थोड़ा सा सोसाइटी में रोल बनाएं। ठीक है, उनकी हेल्प भी करें साथ साथ, तो इस अवेयरनेस को और आगे फैलाएं। ओके जी, थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए, उसे समझने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.